एंड वेलकम टू जुडस एकेडमिया। सो ये हमारी बीएसए की सेकेंड क्लास होगी। पहली क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके ज़रूर देखें। उसमें हमने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को देखा और कुछ बेसिक चीज़ें जो बीएसए में हमें जानने की ज़रूरत होती है वो जाना था। ये हमारी सेकेंड क्लास है और इसमें हम फैक्ट के बारे में देखेंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें देखेंगे फैक्ट्स लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्स, जिसमें फैक्ट एंड इशू, रेलिवेंट फैक्ट, सबकी बात हम करेंगे इन डिटेल्ड वे। ओके, दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है, जो ये बीएसए की सीरीज़ चल रही है, जो बीएसए के लेक्चर्स चल रहे हैं, ये आपको हर जगह पे हेल्प करेंगे, बी इट यूपी एपीओ प्रीलिम्स मेंस, बी इट जुडिशरी प्रीलिम्स मेंस और एनी अदर लॉ एग्जाम्स wherein you have to read BSA. ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। फैक्ट, सो फैक्ट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज F में। सो दिस इज़ इजी। फैक्ट है F से तो 2 क्लॉज F। ओके, सो लाइक सेक्शन कभी कभी क्या हमेशा ही एग्ज़ाम्स में पूछते हैं लाइक, तो इसमें 2F है तो इट्स नॉट कन्फ्यूजिंग और ये पूछेगा भी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज सबको आइडिया होगा इसका। ओके, सो फैक्ट को डिफाइन ऐसे किया गया, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस और एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस। ओके, सो फैक्ट की जब भी हम बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट फैक्ट, फैक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, फिजिकल सेंस में होगा, ओके, एंड साइकोलॉजिकल या मेंटल सेंस में होगा। मेंटल सेंस, मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस। ओके, सो पहले हम इस मीन्स एंड इंक्लूड्स की बात करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं। सो मीन्स, जब भी वेन एवर मीन्स हैज़ बीन रिटन इन एनी ऑफ द प्रोविज़न, इसका मतलब ये होता है ये एग्जॉस्टिव प्रोविज़न है। ओके, और अगर इंक्लूड वर्ड यूज़ होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो भी लिस्ट नीचे प्रोवाइडेड है वो एग्जॉस्टिव नहीं है और मोर आइटम्स उसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। सो एक सेक्शन में हम दो चीज़ें कैसे कह सकते हैं, मतलब एक ही सेक्शन में हम दोनों चीज़ कैसे कह सकते हैं, मतलब मीन्स एक तरफ हम मीन्स से एग्जॉस्टिव बना रहे हैं, एक तरफ हम इंक्लूड से नॉन एग्जॉस्टिव बना रहे हैं। सो ये एक कन्फ्यूज़न है और हमेशा लॉ स्टूडेंट्स में रहता है। सो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो मीन्स एंड इंक्लूड्स है, इसको हमें हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है और इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि मीन्स का मतलब है फैक्ट्स दो तरीके के हो सकते हैं, फिज़िकल और मेंटल। ये जो दोनों चीज़ें दी हुई हैं, फिज़िकल स्टेट में और मेंटल स्टेट में। ओके, सो फिज़िकल सेंस में फैक्ट हो सकता है और मेंटल सेंस में फैक्ट्स हो सकते हैं। ओके, सो इस चीज़ को लेके हम लिस्ट जो ये दी हुई है, फिज़िकल और मेंटल फैक्ट जो है ये एग्जॉस्टिव है। सो फैक्ट कैन बी फिज़िकल और मेंटल, ये एग्जॉस्टिव है। लेकिन जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, जो इलस्ट्रेशंस की लिस्ट दी हुई है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ये इतनी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ओके, सो मीन्स को हम फिज़िकल एंड मेंटल सेंस में लेंगे, फिज़िकल एंड मेंटल सेंस में, और इंक्लूड्स को हम इस सेंस में लेंगे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो ये एग्जॉस्टिव है, ये नॉन एग्जॉस्टिव है और इसमें एडिशंस हो सकते हैं। ओके, सो इसको लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहिएगा कि अगर इसमें मीन्स एंड इंक्लूड्स दे दिया है तो कैसे एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव प्रोविज़न को एक ही प्रोविज़न में रखा जा सकता है। सो इसको हम हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो मीन्स का मतलब है वो ये है फिज़िकल एंड मेंटल फैक्ट्स, जो इंक्लूड्स का मतलब है वो ये है कि जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जो चीज़ें दी हैं वो इंक्लूडेड हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं। सो द लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, सो whenever in the provision a word means is used, so ये वही चीज़ें लिखी हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। मीन्स मतलब फिजिकल एंड मेंटल
इंक्लूड मतलब इलस्ट्रेशन 4 है, इसके अलावा और हो सकते हैं. ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल एंड मेंटल फैक्ट, सो भारतीय न्याय संहिता में हमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस दोनों फिजिकल एंड मेंटल फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत होती है. मेंस रिया भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है. एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस रिया हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में. सो इन मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड. फिजिकल फैक्ट भी प्रूव करना है और मेंटल एलिमेंट भी प्रूव करना है. इसके एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हम क्या कहते हैं कि जो एक्ट है वही सफिशिएंट है पनिश करने के लिए, हमें गिल्टी माइंड उसमें नहीं देखना है. सो ये एक्सेप्शन है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, हम फिजिकल और मेंटल फैक्ट दोनों को प्रूव करने की हमें ज़रूरत पड़ती है. सो सिविल लॉ की जब भी बात करते हैं, जैसे मान के चलिए टॉर्ट ऑफ मैलिशियस प्रोजिक्यूशन अगर हो गया, तो टॉर्ट ऑफ मैलिशियस प्रोजिक्यूशन में फिजिकल फैक्ट होगा प्रोजिक्यूशन, मेंटल फैक्ट होगा इविल इंटेंट और मलाइस. सो मैलिशियस प्रोजिक्यूशन में प्रोजिक्यूशन जो है ये फिजिकल है, तो फिजिकल है प्रोजिक्यूशन जो रेस्ट्रिक्ट करने की बात आती है, और मेंटल है जो इविल इंटेंट है. ओके, अगर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो जो इंजरी होती है वो फिजिकल फैक्ट है, जो रेकलेस एटीट्यूड होता है वो फिजिकल फैक्ट है. जो रेकलेस एटीट्यूड होता है वो मेंटल फैक्ट हो जाता है. रेकलेस एटीट्यूड, इंडिफरेंट एटीट्यूड, so attitude is a mental fact. So this injury is physical, okay, and this reckless attitude is mental. Okay, so remember this. Okay, so mental fact means that mental condition of which a person is conscious का मतलब aware of it. सो ही शुड बी अवेयर ऑफ इट. इसीलिए हम ऐसा क्यों कहते हैं, उससे कॉन्शियसनेस की बात क्यों करते हैं. हम आईपीसी में क्या कहते हैं कि कोई पर्सन अगर ड्रंक है, इनवॉलेंट्री, जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं. जनरल एक्सेप्शन में 7 ईयर्स से छोटा अगर कोई बच्चा है, अगर वो कोई क्राइम ऑफेंस कर देता है तो उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग. ओके, और हम क्या पढ़ते हैं जनरल एक्सेप्शन में ये भी पढ़ते हैं कि अगर कोई इनवॉलेंटरली ड्रंक्ड है, अगर कोई उसको ज़बरदस्ती कुछ टॉक्सिकेटिंग मटेरियल दे दिया है, कुछ भी दे दिया जिसकी वजह से वो अपने सेंसेस में नहीं है, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग, दैन दैट फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन. सो इसीलिए मेंटल फैक्ट में अवेयरनेस ज़रूरी है, कॉन्शियसनेस ज़रूरी है. ओके, नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे फैक्ट इन इशू को. सो फैक्ट इन इशू डिफाइंड है FIG में, फैक्ट इन इशू डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज G में. फिक्स से आप याद रख सकते हैं FIG से, क्योंकि 2 क्लॉज G. सो इसका आपको सेक्शन देखने की ज़रूरत पड़ेगी. इसको 2 क्लॉज G इसको रट लीजिए आप. ओके, सो हम फैक्ट इन इशू की बात ही क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं. फैक्ट इन इशू की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, एविडेंस एक्ट में हमने फर्स्ट क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था आपको कि हम प्रूफ क्या करना होता है, किसको प्रूफ करना होता है और कैसे प्रूफ करना होता है. ये 3 चीज़ें हमारे BSA में दी हुई हैं. ओके, सो प्रूफ करना क्या है, वो फैक्ट्स प्रूफ होते हैं. फैक्ट्स कैसे प्रूफ होते हैं, कौन से फैक्ट प्रूफ होते हैं, उसमें 2 फैक्ट प्रूफ होते हैं. एक फैक्ट इन इशू प्रूफ होता है और एक रेलिवेंट फैक्ट प्रूफ होता है. ओके, सो इसी का फैक्ट इन इशू हम डिटेल्ड वे में कवर करेंगे. सो फैक्ट इन इशू होते क्या है ये हम देखेंगे. सो फैक्ट इन इशू होता क्या है, फैक्ट इन इशू का मतलब है वो फैक्ट जो एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी को बताते हैं इन एनी सूट और प्रोसीडिंग. ओके, किसी भी फैक्ट के किसी भी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट को जो भी फैक्ट्स बताएंगे इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, उन्हीं को हम फैक्ट इन इशू कहेंगे. सो हमने क्या समझा अभी तक कि फैक्ट में इंक्लूड मल्टीफेरियस थिंग्स, बट इन अ ट्रायल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, every fact cannot be proved, rather only those facts in that suit or proceeding
which are either a fact in issue or relevant fact. So it can be fact in issue or relevant fact which can be proved and which is permitted to be proved under भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ओके. नाउ यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए, कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट होते हैं लेकिन उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता है. मैंने पहले भी क्लास में बताया था. जैसे मान के चलिए प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो रेलिवेंट तो होता है बट उनको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन एंड दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड. नाउ in any suit or proceeding, one party asserts a right. So a party A is asserting a right and the opposite party denies the existence of such party. So such right. Okay, so A asserts a right and B denies it. Okay, he is asserting a right and B is denying that right. Okay, one party will assert the liability of other party and the other party will deny that liability. So asserting nature, extent, liability and the other party is denying it. Okay, and the other party is denying it. इसको हम एग्जाम्पल से अभी समझते हैं. Every fact which establishes the said right or its non-existence or existence or non-existence of liability and also the nature and extent of liability comes under. So इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. इससे आपको अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अगर मान के चलिए ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ओके, नाउ एक कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो गया. ए फाइल करता है केस जिसमें ये क्लेम करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को. कॉन्ट्रैक्ट क्लेम करता है मतलब ये राइट क्लेम करता है. इसकी राइट थी कि बी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे. जैसे मान के चलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ, बी ने ए से बोला कि मैं आपको 10 रुपीज़ दूंगा और आप मुझे पेन देंगे. ए ने बी से बोला कि मैं आपको 10 रुपीज़ दूंगा और आप मुझे पेन देंगे. अब ए 10 रुपीज़ देने को तैयार है बट बी पेन देने को तैयार नहीं है. उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ए तैयार भी है अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए. तो अगर बी नहीं परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है तो ए की वो कॉन्ट्रैक्ट एक राइट क्रिएट कर देता है. ओके, ए असर्ट कर रहा है अपनी राइट को. ए असर्ट कर रहा है कि अपनी राइट को. बी क्या करेगा, बी उस राइट की नॉन एग्जिस्टेंस को असर्ट करेगा. ओके, वो कहेगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था या कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया था. बी क्या प्रूव करेगा, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेंटिफ राइट्स. ओके, ये अगर किसी केस में होता है यही फैक्ट इन इशू बन जाता है. ओके, यही फैक्ट इन इशू बन जाता है. अब आगे मान के चलिए अगर बी माइनर है इसमें. बी माइनर है, वो कहेगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ नहीं था बिकॉज मैं तो माइनर हूँ. अब बी क्या कर रहा है, ये डिसेबिलिटी शो कर रहा है अपनी डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी की भी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस क्या होगी, फैक्ट इन इशू. अगेन ये डेफिनेशन पे आते हैं. यहाँ से हमें अब एकदम क्लियर हो जाएगा किसी भी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी. कोई भी दो पार्टीज़ अगर कंटेंड करेंगी एक पार्टी राइट अपनी कंटेंट करेगा और एक पार्टी दूसरे पार्टी की राइट और लाइबिलिटी को कंटेंट करेगा और दूसरी पार्टी उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को कंटेंट करेगी. इन राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस एक पार्टी कंटेंट करेगी और दूसरी पार्टी उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को कंटेंट करेगी. ओके, जो ये कंटेंशंस होंगे उस पार्टी के इन एनी सूट और प्रोसीडिंग वो फैक्ट इन इशू होते हैं. एनी सच फैक्ट by proving which the right and liability can be proved or right and liability can be disproved or disability of the party can be proved or disproved will be called fact in issue. Rights and liability can be proved or disproved. The existence of right and liability can be proved or disproved. The
existence of disability can be proved or disproved is called the fact in issue. So अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. ओके, अभी आगे चल के मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे आप फैक्ट इन इशू तुरंत पहचान जाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगी. बट फ्रॉम डेफिनेशन आपको ये समझने की ज़रूरत है, और मैं बहुत डिटेल वे में इसको बता दिया, आप बिल्कुल समझ गए होंगे. अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट डाउन करिए, मैं बिल्कुल आंसर करूँगा. ओके, सो एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको. ए कॉजेज डेथ ऑफ बी, मान के चलिए ए कॉजेज डेथ ऑफ बी. ओके, सो इसमें ए हैज़ इंटेंशन टू कॉज डेथ. सो ए हैज़ इंटेंशन टू कॉज डेथ. सो ये लाइबिलिटी को दर्शाता है, ए की लाइबिलिटी को दर्शाता है. ओके, लेकिन अगर डिफेंस जो रहेगा, डिफेंस मतलब ए के साइड से जो डिफेंस दिया जाएगा उसमें ये बोला जाएगा कि ए ने प्राइवेट डिफेंस में मारा, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में मारा, या ए 7 साल से छोटा है. सो अक्यूज्ड ये सारी चीज़ें प्रूव करेगा. सो वो अपनी डिसेबिलिटी प्रूव करेगा, और उसकी लाइबिलिटी कौन प्रूव करेगा? उसकी लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करेगा प्रोसिक्यूशन, और अपनी डिसेबिलिटी को वो प्रूव करेगा, अपनी डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस को वो प्रूव करेगा जो अक्यूज्ड होगा. ओके, जो डिफेंस होगा वो अपनी डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करेगा. सो ऐसे जो भी राइट्स, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट को बताती है, वो सारी चीज़ें फैक्ट इन इशू होती हैं. सो फैक्ट इन इशू आर दोज फैक्ट्स which will determine the rights, liability of the parties. And again, when we talk about relevant fact, so relevant fact are those fact with help in determining the fact in issue. Okay, so relevant fact क्या होता है? Relevant fact are surrounding facts which help in proving or disapproving the fact in issue. So relevant fact वो facts होते हैं जो help करते हैं fact in issue तक पहुँचने के लिए. ये हम आगे बहुत डिटेल्ड वे में समझेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए. ओके, सो फैक्ट इन इशू को जनरली हम कह सकते हैं जो डिस्प्यूटेड फैक्ट होते हैं पार्टीज़ के बीच में, जो वही होते हैं फैक्ट इन इशू. अब जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फैक्ट इन इशू कैसे तुरंत पहचानेंगे, फैक्ट इन इशू ऐसे तुरंत पहचानेंगे कि फैक्ट इन इशू जो वही चीज़ें होती हैं जो किसी भी ऑफेंस का जो प्रोविज़न होता है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वही फैक्ट इन इशू होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सेक्शन 101 है मर्डर का, सो ए मर्डर्ड बी. सो इसमें फैक्ट इन इशू क्या होंगे? जो उस सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे. जो एसेंशियल क्या होते हैं? अगर मर्डर के एसेंशियल्स को हम देखेंगे तो क्या होता है? हूसोएवर कॉजेज डेथ, सो डेथ कॉज होना चाहिए पहला. सो इसमें फैक्ट इन इशू क्या होगा? दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, बी की डेथ ए ने कॉज की, ये फैक्ट इन इशू होगा क्योंकि ये एक एसेंशियल एलिमेंट है किसका? मर्डर का. तो मर्डर के लिए ए चार्ज्ड है, सो उसमें फैक्ट इन इशू होगा जो भी एसेंशियल्स होंगे मर्डर के. सो एसेंशियल्स मर्डर के क्या होते हैं? ए कॉज्ड बीज डेथ, सो डेथ पहले कॉज होनी चाहिए, दूसरा इंटेंशन के साथ कॉज होने चाहिए. तो अगला फैक्ट इन इशू क्या हो जाएगा? दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ. ओके, नाउ अब बी कहता है, अब मर्डर के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं. अगर मान के चले ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में है, प्राइवेट डिफेंस में है, सो वो भी एक एसेंशियल है इस सेक्शन का. ओके, वो भी एक एसेंशियल है मर्डर का. सो उसमें क्या होगा? दैट ए हैज़ रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, इसलिए वो मर्डर किया. सो ये जनरल एक्सेप्शन में ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा मर्डर के. सो वो भी एक एसेंशियल एलिमेंट है, इसलिए वो भी फैक्ट इन इशू हो जाएगा. अब और क्या हो सकता है? जनरल एक्सेप्शन में भी फॉल कर सकता है, वो भी फैक्ट इन इशू होगा. इसमें ये भी हम बोल सकते हैं दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature. So psychological और mental element जब भी पर्सन कॉन्शियस होता है उस केस में ही माना जाता है. So जब अगर अनकॉन्शियस है, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर है, बाई क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है, सो वो भी फैक्ट इन इशू होगा. सो हम क्या समझे यहाँ पे? जो भी प्रोविजंस होते हैं
उनके जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो उनके एसेंशियल्स होते हैं, वही फैक्ट इन इशू होते हैं। जो प्रोविजंस के एसेंशियल्स होते हैं वही फैक्ट इन इशू होते हैं। अब अगर हम थेफ्ट की बात करेंगे तो थेफ्ट में क्या होगा? थेफ्ट में होगा मूवेबल प्रॉपर्टी, मूव्स दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? फैक्ट इन इशू में होंगी। ओके, सो जब भी थेफ्ट से रिलेटेड बनेगा तो बताया जाएगा यस, watch was a movable property, it was in the possession of such and such person, a person moved that property। so ये सारी चीज़ें फैक्ट इन इशू हो जाएंगी बिकॉज वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ओके, अब इस एंगल से हम देख लिए, किस एंगल से? एसेंशियल एलिमेंट के एंगल से। अब इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम जो डेफिनेशन दिया हुआ है जिसमें राइट लायबिलिटी डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो राइट लायबिलिटी डिसेबिलिटी के एंगल से अगर जब भी हम देखेंगे तो अगर मर्डर के केस में जाएंगे तो ए कॉजेज डेथ ऑफ बी। सो इस केस में क्या होगा? जो लायबिलिटी है ए की टूवर्ड्स द सोसाइटी और टूवर्ड्स बी की, वो उसको ना मारे, इसको प्रूफ कर रहा है कौन? प्रोजिक्यूशन। प्रोजिक्यूशन कह रहा है कि ए की लायबिलिटी है, प्रोजिक्यूशन क्या कहेगा कि ए की लायबिलिटी है टूवर्ड्स बी कि वो उसको हर्ट ना करे, लेकिन वो इसको मार देता है। सो अपनी लायबिलिटी का ब्रीच कर रहा है। सो ही एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लायबिलिटी को कौन? प्रोजिक्यूशन। एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लायबिलिटी ऑफ ए अगेंस्ट बी को कौन कंटेंड करेगा? ये कंटेंड करेगा प्रोजिक्यूशन। और डिफेंस क्या करेगा? डिफेंस कहेगा कि नहीं, हम क्या नाम होता है, हम अपनी डिसेबिलिटी को प्रूव करेंगे। डिसेबिलिटी को प्रूव कैसे करेगा? प्राइवेट डिफेंस बता के, अनसाउंड माइंड अपने आप को बता के, 7 साल से छोटा बता के खुद को, ऐसे करके वो डिफेंस अपनी डिसेबिलिटी को प्रूव करेगा। सो एक लायबिलिटी बता रहा है, दूसरा डिसेबिलिटी बता रहा है। सो एक लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस को बता रहा है, एक डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस को बता रहा है। सो प्रोजिक्यूशन लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस को बता रहा है और डिफेंस डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस को बता रहा है। इन द सेम केस जो डिफेंस होगा वो लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस को डिनाई करेगा और डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस को डिनाई कौन करेगा? वो प्रोजिक्यूशन करेगा। और डिफेंस क्या करेगा? लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस को डिनाई करेगा। इतना समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार आप समझ लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके मन में क्लियर हो जाएगा और बीएसए में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो फैक्ट इन इशू को अच्छे से समझ लीजिए। फैक्ट इन इशू क्या होता है? सो फैक्ट इन इशू इन शॉर्ट आप बस इतना समझ लीजिए, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम फैक्ट इन इशू बनाते हैं, वही फैक्ट इन इशू होते हैं। ओके, नाउ एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि फैक्ट इन इशू ऑल्सो इंक्लूड्स द फैक्टर which determine the extent of liability, that is the quantum of punishment। so quantum of punishment जो decide करेगा वो भी fact in issue में आएगा। so for example मर्डर के केस में हमने पनिशमेंट क्या दे रखी है? पनिशमेंट उसमें डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सो डेथ पेनल्टी कब होगी? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। सो जो एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स होंगे जो एग्जामिन होते हैं एक केस में और जो डिटरमाइन करते हैं क्वांटम ऑफ सेंटेंस को, वो फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाएंगे फैक्ट इन इशू में। ओके, सो जो भी फैक्ट्स पनिशमेंट के क्वांटम को डिटरमाइन करेंगे उनको भी हम फैक्ट इन इशू में लाएंगे। फॉर एग्जांपल, सो थेफ्ट जो होता है, जब भी सेक्शन 303 को सेक्शन 13 के साथ रेड करेंगे, जो प्रीवियस कन्विक्शन अगर रहता है सो एनहेंस पनिशमेंट होती है। सो प्रीवियस कन्विक्शन जब भी होता है जो सेक्शन 13 ऑफ बीएनएस दिया हुआ है और उसके बाद थेफ्ट हो जाता है, तो प्रीवियस कन्विक्शन अगर किसी पर्सन का रहता है और उसके बाद फिर वो थेफ्ट कर देता है, सो उसमें इनहेंस्ड पनिशमेंट होगी। सो पनिशमेंट डिटरमाइन जो भी फैक्टर्स कर रहे हैं वो भी फैक्ट इन इशू होते हैं। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप समझ लीजिए। ओके, नाउ इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेक्शन
सेक्शन 2 क्लॉज जी का, जिसमें ये लिखा हुआ है whenever under the provision of law for the time being in force relating to civil procedure any court records an issue of fact. So issue of fact की बात करी गई है जो, so यहाँ पे issue of fact क्या होता है ये आप समझ लीजिए. issue of fact में बिल्कुल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. issue of fact से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. सो issue of fact को बस इतना समझिए, जो भी सिविल केस जब भी होता है, जो इशू होता है पार्टीज के बीच में, उसको कोर्ट फ्रेम करता है. वो इश्यूज जो होते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म में होते हैं. इंटरोगेटिव फॉर्म में मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं. वो कैसे क्वेश्चन होंगे? अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट इन क्वेश्चन है, उसमें क्या इंटरोगेटिव चीज़ें रहेंगी, वो उसमें क्या इशू ऑफ फैक्ट होगा, उसमें क्या इशू ऑफ फैक्ट कोर्ट फ्रेम करेगा, वो ये फ्रेम करेगा वेदर द सेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड, क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही में था कि नहीं था. वेदर द सेड कॉन्ट्रैक्ट गॉट फ्रस्ट्रेटेड, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया. ये क्वेश्चन इंटरोगेशन के फॉर्म में जब भी चीज़ें रहती हैं जिसका आंसर कोर्ट को चाहिए होता है, वो सिविल केसेस में वो क्वेश्चंस को फ्रेम करता है कोर्ट. उसी को इशू ऑफ फैक्ट कहते हैं. जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, इशू का मतलब जो भी दुविधाएं, एक इशू का मतलब कोई दुविधा है जो क्रिएट हुई है फैक्ट से रिलेटेड, वो दुविधाओं को कोर्ट एज सच इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखता है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता है. उन्हीं को इशू ऑफ फैक्ट्स कहते हैं. ओके, इशू ऑफ फैक्ट और फैक्ट एंड इशू दोनों दो चीज़ें हैं. सो सिविल लॉ में इशू ऑफ फैक्ट क्रिएट होता है, क्रिमिनल लॉ में नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए. क्रिमिनल लॉ में चार्ज फ्रेम होता है, वो अलग चीज़ है. आप सिविल लॉ की यहाँ बात कर रहे हैं हम. सिविल लॉ में इशू ऑफ फैक्ट होता है. इशू ऑफ फैक्ट जो फैक्ट का इशू है, क्या इशू है जिसको हमें डिटरमाइन करना है, जिसको हमें डिसाइड करना है. सो इंटरोगेटिव फॉर्म में इशू ऑफ फैक्ट को फ्रेम करता है कोर्ट. अगर उसी का असर्टिव फॉर्म हम लेते हैं, वो फैक्ट इन इशू बन जाता है. ओके, वेदर द सेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड इज इशू ऑफ फैक्ट, द सेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड इज फैक्ट इन इशू. Whether the said contract got frustrated is issue of fact. Whether the said contract got frustrated is fact in issue. So assertive form में जब हम इस चीज़ को ला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो fact in issue हो जाता है. So okay, so Evidence Act does not talk about issue of fact. Rather it talks about fact in issue, and in BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम fact in issue need to be proved. Fact in issue need to be proved. So यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बस एक चीज़ ये दे दी गई है कि अगर आपको फैक्ट इन इशू पहचानना है कभी भी सिविल केस में, तो उसमें आप जाके इशू ऑफ फैक्ट देख लीजिए जो कोर्ट ने फ्रेम किया है, उसी को असर्टिव फॉर्म में ले लीजिए. सो वो क्या हो जाएगा, फैक्ट इन इशू हो जाएगा. सो इशू ऑफ फैक्ट आपको समझ में आ गया क्या इशू है फैक्ट का, क्या इशूज़ हैं उस केस में, इज इशू ऑफ फैक्ट. और उसको वो एक इंटरोगेटिव फॉर्म में कोर्ट फ्रेम किया होता है, उसको अगर असर्टिव फॉर्म में कर देते हैं तो वो फैक्ट एंड इशू बन जाता है. ओके, सो इन क्रिमिनल केसेस नो इशू ऑफ फैक्ट, रेदर विल प्रूफ चार्ज. चार्ज क्या होते हैं, जो सेक्शंस लिखे होते हैं और उसके सेक्शंस के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो फैक्ट एंड इशू हो जाएंगे. ये हम बता दिए पहले, सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल्स होंगे वो फैक्ट एंड इशू हो जाएंगे. ओके, एक चीज़ और यहाँ पे आता है, मैटर इन इशू क्या होता है. सो मैटर इन इशू एक बहुत ही सिंपल चीज़ है. मैटर इन इशू इज अ फैक्ट बाय विच पार्टी एक्वायर्ड टाइटल और कॉज ऑफ एक्शन अरोज. पार्टी एक्वायर्ड टाइटल और कॉज ऑफ एक्शन अरोज. तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ही सिंपल है. ओके, सो अगर मान लीजिए ए किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है जिसपे किसी और का पोजीशन है. सो क्लेम कैसे करेगा, उसकी ओनरशिप रहेगी तभी तो क्लेम करेगा. सो उसके पास टाइटल रहेगी, ओनरशिप रहेगी तभी तो क्लेम करेगा. सो टाइटल कैसे है उसके पास, ये चीज़ जो होती है, कैसे है वो टाइटल, कैसे हो सकता है किसी के पास टाइटल, या तो वो सक्सेशन इंटेस्टेट सक्सेशन में पाया हो, या टेस्टामेंट्री सक्सेशन में पाया हो, या खरीदा हो, उसको परचेज किया हो. सो इंटेस्टेट सक्सेशन या फिर टेस्टामेंट्री सक्सेशन या फिर परचेज, ये तीनों में से किसी भी तरीके से वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है. इन्हीं तीनों चीज़ों को मैटर इन इशू कहेंगे. सो मैटर इन इशू क्या होता है, जो भी फैक्ट्स जिनसे
पार्टी टाइटल को अक्वायर करती है या कॉज ऑफ एक्शन अरोज होता है, वो मैटर इन इशू होता है। सो मैटर इन इशू कभी भी कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू हो सकता है या डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हो सकता है। सो कोलैटरली अगर है, कोलैटरली या इंसिडेंटली है तो वो एसेंशियल नहीं होता है, अगर डायरेक्टली है तो वो एसेंशियल होता है। ये एक समझ लीजिए आप, फैक्ट इन इशू और इशू ऑफ फैक्ट जो होता है वो जीनस है, और मैटर इन इशू इज़ अ स्पेशी। मैटर इन इशू एक बड़ा कॉन्सेप्ट है वो, और वो स्पीशी है, और फैक्ट इन इशू और इशू ऑफ फैक्ट जो होता है वो स्पीशी है। सो मैटर इन इशू एक ब्रॉड चीज़ जो इशू में जिस 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 कारण वो इशू क्रिएट हुआ है, ऐसे समझ लीजिए आप। एक चीज एक 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 चीज़ जिससे प्रॉपर्टी, एक एक फैक्ट जिससे प्रॉपर्टी, जिससे पार्टी ने टाइटल अक्वायर किया है, वो या फिर कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ है, उसको मैटर इन इशू कहते हैं। अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो जब भी किसी हाउस या फिर किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन की बात होती है तो टाइटल कैसे अक्वायर हुआ है, इंटेस्टेट सक्सेशन है या फिर टेस्टामेंट्री सक्सेशन है या फिर परचेज किया है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मैटर इन इशू हो जाएंगी। ओके, सो इस क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को देखेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो फैक्ट इन इशू में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूँगा। किसी भी तरीके का फैक्ट इन इशू में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फैक्ट इन इशू बहुत अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में तो काम आएंगी ही आएंगी, आगे चल के आपके लीगल प्रोफेशन में, किसी भी तरह के प्रोफेशन में बहुत काम आएंगी, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।